हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून। राम राम जी सर। राम 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 राम। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए बच्चों, सेटल हो जाइए, शुरू करते हैं फिर नया चैप्टर। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए बच्चों, थोड़ा सा पेपर कैसा हुआ आप लोग का? पिछला संडे पेपर था, फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। हैं किसी के पूरे सही हैं क्या? मतलब अगर आपने देखा हो तो सॉल्यूशन आ गया बच्चों अभी, या सॉल्यूशन नहीं आया उसका? मतलब आंसर की आपको मिल गई है? राहुल भाई हैं। किसी के हैं बच्चों पूरे के पूरे सही 45? राहुल अलीगढ़। गुड सर गुड, पेपर पूरे दे सही नहीं है भाई पाए आपके। सर पेपर दे नहीं पाए सर। पेपर यस दे नहीं सर। पाए, क्या हो गया? सर तबीयत खराब गुड थी और सर आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सर कई दिन से सर तबीयत खराब थी सर हमारी। अरे अरे, क्या हो गया नवाजीश आपको? सर सर वायरस हम फीवर नहीं दे चला था पाए। सर। और सर कल जो है थोड़ा सा कहीं एक सर वो टेस्ट ली थी ना सर, एक टेस्ट ज्वाइन कर ली थी हमने आकाश की, तो उसमें सर ये टेस्ट था। अच्छा तो वहाँ अच्छा। चले गए थे तो सर वहाँ चले गए, फिर टाइम नहीं बच पाया, बहुत देर वहाँ 2 बजे वहाँ छूटे। तो कैसा रहा वहां पे जहां पे आप टेस्ट देने गए थे? तो वहाँ का सर वहाँ का तो बढ़िया गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा गया। अरे वाह, गुड गुड। रैंक उसमें यस मतलब आंसर की आ राधे गई? राधे सर, राधे राधे। राधे राधे। सर। आंसर की आ गई उसकी, जो आप दूसरी जगह गए थे टेस्ट देने? सर मतलब उसका भी चेक करा सर। हेलो सर, कैसे हैं हम? आंसर की नहीं आई सर, लेकिन चेक कर लिया था उसका। अच्छा अच्छा, ओके, सर सर गुड। उसमें तो 45-45 ही आ रहा है ज्यादातर जो पेपर हमने दिए अब तक। उसका तो अच्छा अच्छा। 45 से ये सर आकाश में तो सही जा रहा है, 45-45 जा रहा है। गुड 3 गुड पेपर गुड, उससे पहले दिए थे ये सर। ठीक है और ठीक सर है। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो सर। हेलो कैसे हेलो हो आप हेलो सर? हेलो। सर कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सूरज भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा यार? बढ़िया चल रहा है सर। अरे अरे सर, थोड़ा और लेक्चर व्लॉग्स के अपलोड हो यार गए। नोटिफिकेशन बहुत आ रहे हैं भाई, तुम बहुत व्लॉग्स डाल रहे हो यार। मिल पाए फिर नहीं तुम। एम्स वाला तुमने सर, डाला नहीं यार फिर? सर नोटिफिकेशन डाल दिया सर एम्स का। अच्छा, नोटिफिकेशन बंद अरे कर दूं? नहीं नहीं, साइलेंट सर, साइलेंट। अरे सर, टोटोमेरिज्म भी तो पढ़ा रखा है, खाली खाली सर व्लॉग ही थोड़ी डाल रखे हैं। सर साइलेंट कर दो। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत एक्टिव व्लॉगर है यार यूट्यूब पे, बिल्कुल नहीं, एकदम व्लॉगर एक्टिव। नहीं है सर, वो आइसोमेरिज्म के लेक्चर डाल रखे हैं 2-3। हाँ चलो ठीक है, लेकिन मतलब ठीक है व्लॉग, बढ़िया है मतलब इंगेजिंग लगता है सूरज तुम्हारा। मतलब कंटिन्यूस तुम बताते रहते हो कुछ ना कुछ, वो है कि कुछ ना कुछ आते रहता है, तो ठीक है, एंगेजिंग है। चलिए आइए बच्चों, आइडियल गैस। सर हमसे बड़े कोई नहीं पढ़ाता। थैंक यू। आइडियल गैस बच्चों, हेडिंग डालिए। मतलब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सबसे पहले आज हम लोग आइडियल गैस पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो डिस्कशन होने वाला है, आपको लगेगा कि मोस्टली आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आइडियल गैस, शायद केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, या पहले आप लोगों ने कहीं ये प्रॉपर्टीज देखी होंगी। तो मोस्टली हम लोग आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे और फिर इन्हीं पे सवाल करेंगे। टुवर्ड्स द एंड आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे और गैस लॉस पढ़ेंगे, और उन आइडियल गैस इक्वेशन, गैस लॉस पे डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई भी अगर बताना चाहे, किसी के हमारे पिछले पेपर में 40 या उससे ऊपर फिजिक्स में सही हो तो बताइए, और अगर किसी का स्कोर
सारे सब्जेक्ट्स मिला के 700 प्लस गया हो या 650 प्लस गया हो तो जरूर बताइए। अगर आपका पिछले टेस्ट में 700 या 650 से ऊपर गए हो, कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बताइए। बच्चों फिजिक्स का पेपर मैंने देखा था, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था मुझे। आप लोग का क्या अंदाजा था? पेपर मुश्किल था या फिजिक्स का आसान लगा था, ये जो पिछला संडे हुआ है पेपर? मेरा पर्सनल था कि वो 161 थे उसमें। क्या बेटा? 161 थे उसमें। 161 थे उसमें। 161, ठीक है, अच्छा है। और ओवरऑल 658 मार्क्स थे। गुड। क्या नाम बेटा आपका? दिशा, गाजीपुर पाठशाला से। दिशा, ठीक, गुड। चलिए आइए बच्चों आइडियल गैस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो पूरा हम लोग वही बच्चों आज आइडियल गैस के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते चलते हैं। तुम लोग को जो कुछ पता हो आइडियल गैस के बारे में, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आइडियल गैस क्या है और रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंसेस हैं, तो पहले तो मुझे बता दो कि आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है? कैसे हम समझ पाते हैं कि कोई गैस आइडियल गैस है या नहीं? क्या होती है बच्चों आइडियल गैस? मुझे लगता है आपके पास इतनी जानकारी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर आइडियल गैस सर उस गैस को माना जाता है जिसके पार्टिकल जो है वो उसमें पार्टिकल के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाता है। पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है, उसको भी नेग्लिजिबल माना जाता है। बहुत बढ़िया, आइडियल गैस। ठीक है। सर आदर्श गैस में अंतर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। सर हाँ, आदर्श गैस में अंतर आणविक बल 0 होता है। ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत कम होता है और इंटर एटॉमिक फोर्स 0 होता है। और बच्चे किसी ने कुछ और बोला है क्या कि मैं समझ नहीं पाया शायद? और सर अंतर आणविक वही इंटर वो अट्रैक्टिव फोर्स वाला। हाँ, इंटर एटॉमिक फोर्स ये तो लिख लिया। इसके अलावा और किसी ने कुछ बोला है क्या? एक तो वॉल्यूम 0 होता है, एक इंटर एटॉमिक फोर्स 0 होता है, और कोई कुछ बताना चाहता है बच्चों? इसमें दो प्रॉपर्टी। आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बच्चों कोई कुछ बताना चाहे? फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों? पीवी इक्वल टू एनआरटी। बिल्कुल, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, गैस लॉस पढ़ने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। चलिए, और कोई कुछ बताना चाहे बच्चों? अभी तक जितने पॉइंट्स आए हैं एकदम सही है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस इज 0, इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज 0, फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? सर आइडियल गैस बॉयल, चार्ल्स और गैस-सुसैन के नियमों का पालन करता है। हाँ बिल्कुल, फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, और एक और लिख लेते हैं फॉलोज गैस लॉज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मैं बच्चों पूछ लेता हूं, आप बताइए। जैसे किसी भी कंटेनर में आप आइडियल गैस इक्वेशन किसी भी कंटेनर में आप आइडियल गैस को रख देते हैं, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है ना, इस पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल, या दोनों हो सकती है? किस फॉर्म में होती है एनर्जी? हाँ काइनेटिक। सर ये ब्राउनियन मोशन फॉलो करते हैं। ठीक है, ब्राउनियन मोशन करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? केवल काइनेटिक या काइनेटिक पोटेंशियल? काइनेटिक एनर्जी। केवल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी नहीं होती है बच्चों, क्योंकि पार्टिकल होते हैं, केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा। रोटेशनल एनर्जी मतलब आइडियल गैस एक पार्टिकल के पास नहीं होगी। जो आप रोटेशनल एनर्जी सोच रहे हैं, जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात आ रही होगी, तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स और ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, उनमें रोटेशन पॉसिबल होगा। सिंगल पार्टिकल हैं तो उनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हम एक गैस पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल ट्रांसलेशन होगा, एक गैस पार्टिकल में रोटेशन नहीं होगा। अगर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप सोच रहे हैं वो डायटोमिक या ट्राइटोमिक, उनमें फिर रोटेशन पॉसिबल होगा। एक गैस के पार्टिकल में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा। सर वही रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो था। हाँ बिल्कुल। अच्छा बच्चों, ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं इनमें आपस में कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा जो कंटेनर की बाउंड्रीज हैं। तो जो कंटेनर है उससे कोलाइड करेंगे और आपस में भी कोलाइड करेंगे। तो जो कोलिजन होता है ये किस टाइप का कोलिजन होता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक? सर परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होगी। इलास्टिक कोलिजन।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल एनर्जी। यस सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों एक चीज और, सर आप लैग हो गए। मैं लैग हो रहा हूँ क्या बच्चों? नहीं सर सही चल रहा है। नो सर सही है। तो आप सही पर्सनल प्रॉब्लम होगी ओके बाकी। ओके। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। उसके बाद जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, चूंकि इनका मास एक पार्टिकल का बहुत कम होता है। अच्छा बच्चों ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 है, इनके बीच में आपने बता दिया कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस 0 होंगे। इसी वजह से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस जब होंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, क्या इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होता है? हम लोग मानते हैं, नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? या नहीं सर नहीं मानते। अच्छा ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मानते हैं। सर होता तो लेकिन मानते नहीं है। जीरो होता है। सर अच्छा होता है है लेकिन मानते मानते नहीं। नहीं है, कारण क्या है ना Yes, sir. मानने का? नेट जीरो हो जाता है सर। नहीं होता है। सर क्योंकि मास को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना उसकी। मास कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो है ना, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सर इनका वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। लेकिन मासेस इतने कम होते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं आ पाता। ठीक है, तो पहला कारण तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा पर हम कंसीडर नहीं करते, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो मान के चलते हैं, उसके इफेक्ट को जीरो मानते। थ्योरेटिकली पूछे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा। दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ दूरी है, मासेस हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन ग्रेविटेशन, चूंकि मासेस ऑफ पार्टिकल बहुत कम सर होता है। वॉइस चले गई आपकी। हेलो हेलो हेलो, आ रही सर आ रही। सर आप लैग हो गए थोड़ी देर के लिए आपके। सर आ रही सर आ रही सर। अब सही है सर। बच्चों मैं सर, लैग हो हमारे रहा हूँ क्या कुछ कुछ पाठशाला में? नहीं सर ऐसा हमारे कुछ है? नहीं हो रहा है। अलीगढ़ में तो सही चल रहा है। आप तो सही है। सर हो रहे हैं सर। अच्छा जहां पे लैग हो रहा है थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अगर मैं लैग होऊंगा तो हर जगह लैग होऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं। मतलब फिर आप सर हुए थे सर, एक सेकंड दो तीन सेकंड के लिए हुए थे। अच्छा अच्छा सर हुए थे आप। क्या लिखा है? सर हमारी साइड से सही है। ठीक ठीक। मैं ये आपको कुछ नोट नहीं करना बच्चों, आज पूरे डिस्कशन में मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें नोट कराऊंगा, आपको कुछ नोट नहीं करना, बस ये हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी जैसे आती जाएंगी मैं वापस से उसको एक्सप्लेन करूंगा, बस यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपको कितना जानकारी है केवल वो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है थ्योरेटिकली, लेकिन उसको हम जीरो के बराबर मान के चलते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनका मास बहुत कम होता है, और आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अब अगर मासेस ही बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगा। दूसरा कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को ना कंसीडर करने का, कि मासेस तो कम है साथ ही साथ बहुत तेज चलते हैं, है ना। ये जो पार्टिकल्स, इनकी मोशन, जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो स्पीड बहुत तेज होती है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को भी नहीं कंसीडर करते हैं। मतलब कि जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये गैस का पार्टिकल है, अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या? तो हाँ बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो इसका वेट वो नीचे लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस वेट को भी, इस वेट वाले फोर्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब जैसे जाके कंटेनर से टकराएगा, ठीक है, तो अगर वेट को कंसीडर नहीं करेंगे तो सीधा जाके टकराएगा, अगर वेट को कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा पैराबोलिक पाथ होके टकराएगा, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सीधा ही जाके टकराता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट की वजह से पैराबोलिक मोशन नहीं करता, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ऐसा मान के चलते हैं। सर कारण क्यों है, ऐसा क्यों मानते हैं कि आप सीधा जाता है, क्यों नहीं मानते कि पैराबोलिक मोशन करता है? कारण इसका ये है कि इतना सर वॉइस फिर चले गई। आवाज फिर चली गई। ये सर लैग हुआ था। सर आगे दोबारा, आगे सर दोबारा। एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा सा सर हो गए थे। चेक करता हूं कि क्या है। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, फिर अच्छा हो बच्चों तो आप फिर से एक बार बताइएगा, ठीक है। डन सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि मासेस बहुत कम होते हैं तो नहीं होता। वेट भी कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इतना तेज जाके मोशन होता है, तो अब चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा है तो ये जो डिफ्लेक्शन आता है ना, कि अगर वेट कंसीडर करते तो यहां टकराता, वेट कंसीडर नहीं करेंगे तो यहां टकराएगा, तो ये जो दूरी है। फिर से हो रहा है फिर lag। चली गई सर, आप लैग हो गए। सर या तो माइक में दिक्कत हो रही है आपके। ये सर हो रहा है। अच्छा नेट में मतलब लैग हो रहा है, सर, वीडियो भी बीच लैग हो बीच रहा में है क्या? बार-बार सही है सही है।
सर माइक में दिक्कत हो रही है सही सर आपके है। साथ। तो आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, सो कंप्यूटर में दिखा रहा है। इंटरनेट स्लो है आपका। एक सेकंड देखते हैं। रुक रहे हैं सर, आ जाए। अरे सही है, पता 4-5 है। पता नहीं बच्चों, मेरे एंड पे भी स्पीड तो सही दिखा रहा है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखा रहा है। वैसे तो सही चल रहा है सर, लेकिन बस कभी कभी तो 5 मिनट बाद जो है आपकी आवाज कभी रुक जाती है। सर प्रॉब्लम कहीं नहीं, माइक में प्रॉब्लम है सर। आप हाथ में पकड़ के माइक से करोगे तो। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, हाथ से सर पकड़ते हैं, हमें देखते तो हैं। सही आ रहा है। ओके, क्योंकि मेरे एंड पे अभी मैंने चेक किया, स्पीड का तो कोई इशू है नहीं। चलो फिर भी देखते हैं। हाँ, तो ये चूंकि ये दूरी अगर आप वेट कंसीडर करेंगे तो वो जाके यहां पे टकराएगा। स्पीड चूंकि इतना तेज होता है कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन ही मानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वेट भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, कि ग्रेविटी की वजह से वो ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होगी, ऐसा नहीं होगा। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां से ये जाके टकरा रहा है इधर, उसके बाद टकरा रहा है इधर, उसके बाद टकरा रहा है इधर, उसके बाद टकरा रहा है इधर, तो हर बार इसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। कहीं पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पार्टिकल ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइडियल गैस की। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं इसके बारे में आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं। हेडिंग आपने डाल ही ली है आइडियल गैस, लिख लीजिए बच्चों थोड़ा सा। गैसेस, आइडियल गैस की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ये कुछ मत लिखिएगा बच्चों, ये ऐसे ही है, मैं अभी एक एक प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में लिखवाऊंगा। अभी लिखिए आप, गैसेस which follow gases which follow gases which follow gases which follow ideal gas equation gases which follow ideal gas equation gases which follow ideal gas equation are called as ideal gas or perfect gas. Gases which follow ideal gas equation are called as आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर ये फॉलो गैस नीचे के नीचे नीचे क्या लिख रहा है? फॉलो गैस लॉज, ये ब्राउनियन मोशन लिखा हुआ, ब्राउनियन मोशन। सर ये होता क्या है? ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडमली मूव करना, ब्राउनियन मोशन रैंडमली मूव करना और स्ट्रेट लाइन में मूव करना। जैसे रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल है ना, जैसे धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वैसे ही रैंडम मोशन है ना। ब्राउनियन मोशन का सिंपल वर्ड्स में रैंडम मोशन। थैंक यू सर। लेकिन आप बच्चों ये कुछ लिखिएगा नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको एक एक समझाऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए अब बच्चों मैं ये एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो आपने जो आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखी है उसी के नीचे आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है।
तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, जैसे बच्चों ये मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो आप इन गैस पार्टिकल्स को सबको कलेक्ट कर लीजिए, है ना। आप ऐसा मान लीजिए कि ये गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे बॉल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, आप इनको सबको एक एक करके उठा लीजिए और इनको एक दूसरे कंटेनर में फिल कर दीजिए। जैसे बॉल्स हैं ऐसा पूरा फिल कर दीजिए, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे बिल्कुल एकदम फिल कर दीजिए। तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, खुद का जो वॉल्यूम है, और जो कंटेनर का वॉल्यूम है, इस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये जो पार्टिकल्स का खुद का वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट कुछ मैं ले लेता हूं 001 यूनिट है, ये 0.001 यूनिट है, इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स के इसी तरह से 0.001 आप सब ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। कहने का मतलब है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, है ना। आप ऐसा मान लो कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो फ्री है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स जो खुद वॉल्यूम घेरते हैं वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा पहला स्टेटमेंट। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। सो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक्सेप्ट 0 केल्विन। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक्सेप्ट 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा तो सारे गैस पार्टिकल्स का मोशन रुक जाएगा और सारे, आप मान लो कि ग्रेविटी का इफेक्ट है तो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है। टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो गैस मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है, और जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही पूरे गैस का वॉल्यूम समझा जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक गैस का वॉल्यूम और एक गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम, दोनों अलग अलग है। गैस का वॉल्यूम मतलब जहां जहां गैस प्रेजेंट है वो गैस का वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, गैस मॉलिक्यूल इधर भी प्रेजेंट है, गैस मॉलिक्यूल इधर भी है, गैस मॉलिक्यूल इधर भी है, गैस मॉलिक्यूल हर जगह पे प्रेजेंट है, ऐसे। तो हम बोलेंगे कि ये पूरा वॉल्यूम गैस ने घेर रखा है, तो ये पूरा गैस का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। लेकिन गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम, कि इस पार्टिकल का वॉल्यूम जोड़ दो, इसका जोड़ दो, इसका जोड़ दो, इसका जोड़ दो, तो वो फिर गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जो दूसरी लाइन लिखी गई है वो गैस पार्टिकल्स के वॉल्यूम के बारे में नहीं है, वो गैस के वॉल्यूम के बारे में, कि अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर कुछ भी रखेंगे तो उनके पास एनर्जी होगी और रैंडमली मूव करके पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो गैस का वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के हर कोने में प्रेजेंट होंगे। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होगा, जो कि ट्रू नहीं होता है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो, हालांकि फोर्सेस बहुत कम होंगे पर थोड़े बहुत इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगे, है ना। लिक्विड में इंटर एटॉमिक फोर्सेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, सॉलिड्स में और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम गैसेस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट गैसेस की बात कर रहे हैं, इनमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस कुछ भी नहीं होंगे। तो दो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाएंगे, ना ग्रेविटेशनल फोर्स माने उनके बीच में, ना इलेक्ट्रिक, ना मैग्नेटिक, किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं है। और यही वजह है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, नो पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उन दो पार्टिकल्स के बीच में होगी जिनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगे। तो नो पोटेंशियल एनर्जी, इसका रीजन ही यही है कि इनके बीच में कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होते। तो जहां पे आपने आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखी है बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए उसी के नीचे, पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे ये लिखे हैं वैसे ही एज इट इज नोट कर लीजिए। हेलो सर। सर थर्ड पॉइंट दोबारा से समझा दीजिए। हेलो सर, थर्ड पॉइंट दोबारा से समझा बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं समझाता हूँ फिर से। हो गया नोट। ठीक है। नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जो गैस के पार्टिकल है ना वो एक दूसरे पे किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगाएंगे।
किसी भी तरीके का फोर्स, मतलब ना ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करना है, ना किसी भी तरह का अट्रैक्शन कंसीडर करना है, ना किसी भी तरह का रिपल्शन। तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल के आप पेयर ले लेंगे, वो अब एक दूसरे पे ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, एज इफ प्रेजेंट ही नहीं है दूसरा मॉलिक्यूल, है ना, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो अगर दो पार्टिकल जैसे ये जाके इससे टकरा रहा है, तो कोलिजन के टाइम पे क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल 1 है, ये गैस मॉलिक्यूल 2 है, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अगर आप टाइम ऑफ कोलिजन को हटा दें तो फिर एक दूसरे पे किसी भी तरह का कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं लगाते, ना ही अट्रैक्शन और ना ही रिपल्शन। ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों बदल दूं स्लाइड अगर लिख लिया हो तो? यस सर। ओके सर 2 मिनट। डन सर। ठीक। डन सर। डन सर। ठीक बच्चों चेंज कर रहा हूं स्लाइड, किसी का अभी भी स्टिल बाकी है तो बता दीजिएगा, फिर हम लोग कर लेंगे। बट चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, जहां पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसके बाद अगली हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज है आइडियल गैस की? अब देखिए बच्चों, ये जो मैं जैसे अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, फिर अजम्पशन या पोस्टुलेट्स पढ़ाऊंगा आइडियल गैस की, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। अब स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। सवाल कैसे बनेंगे कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से आइडियल गैस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट देंगे, पूछ देंगे कौन कौन सा स्टेटमेंट एबीसी सही है, एबीडी सही है, बीसी सही है, सीडी सही है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। A gas which follows all gas laws and gas equation at every possible temperature and pressure is known as ideal gas और perfect gas। तो ये डेफिनेशन लिखा है हम लोगों ने, आपको वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई परफेक्ट गैस या आइडियल गैस कहलाती है जब वो गैस लॉज या आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। अभी लिखे नहीं, ये लिखवाऊंगा अभी आपको, गैस लॉस पढ़ने के बाद हम लोग PV इज इक्वल टू nRT लिखेंगे। बच्चों अच्छा, गैस लॉज अगर आपके दिमाग में पता हो कौन कौन से होते हैं गैस लॉज, कितने गैस लॉज होते हैं, कुछ अगर आप बताना चाहें, गैस लॉज क्या क्या होते हैं? पास्कल लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, वेरी गुड। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, एमंटन्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। बिल्कुल, तो ये बच्चों सारे गैस लॉस कहलाते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन इन सारे लॉस को फॉलो करती है। ठीक है, फिर से अभी लिखना नहीं है, हम लोग एक करके गैस लॉस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाले स्टेटमेंट से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो हम लोग लिख चुके हैं कि सारे लॉस को फॉलो करते हैं। दूसरा, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैन डू ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, सो देयर काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था कि एक गैस पार्टिकल, एक पार्टिकल है ना, तो उसके रोटेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, एक पार्टिकल है, रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन तो वो होता है जहां पे एक वेल डिफाइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स हो जो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। एक पार्टिकल का रोटेशन पॉसिबल ही नहीं। अब आप कह सकते हैं सर अर्थ है तो अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो लेकिन देखिए अर्थ मिलियंस ऑफ पार्टिकल, वो पूरा सिस्टम है ना, बहुत सारे मास है और एक कंसिडरेबल साइज है, और उसके बाद एक एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें रोटेट कर रही है। पार्टिकल का मतलब एक ये पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल है। ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल आप ये साइज मान लीजिए, अब इसमें क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, कैसे रोटेट कर रहा होगा? तो एक पार्टिकल है केवल ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कि या तो इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग को याद आ रहा होगा, लेकिन सर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ते समय पढ़ते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, उस केस में हम लोग डायटोमिक, एटलीस्ट डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन हो जाएगी कि इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। या आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, तो यहां पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ये डिफाइन हो गया, तो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सिंगल एक पार्टिकल के लिए केवल और केवल
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो बच्चों ये पहला पॉइंट आपको नहीं लिखना है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं बोल के, आप पूरा मत लिखिए। लिखिए, हेडिंग पड़ जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ सर आइडियल जी गैस। इन्होंने हाँ हाँ सर बोलिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ, समझा सर, ये जो इन्होंने गैस पार्टिकल का नाम लिया, गैस पार्टिकल कहा, हाँ, तो सर उसमें वो मोनोएटॉमिक गैस भी हो सकता है, सर डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस भी हो सकता है। राइट, पार्टिकल सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है। तो जब देखिए आपके मोनोएटॉमिक की पास, बात कर रहे हैं? हाँ, सर, जब आपके पास सवाल आएगा तो उसमें बोलेगा कि डायटोमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस है ना, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कंसीडर कर लेंगे। अब ये जो कहने का इनका मतलब है ना कि भाई केवल आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करिए, रोटेशन मत कंसीडर करिए, उनका ये कहने का मतलब है कि देखिए ये गैस मॉलिक्यूल है या ये एक गैस पार्टिकल है, ठीक है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास ये अपनी एक्सिस में रोटेट नहीं कर सकते, ये गैस मॉलिक्यूल इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसी के जैसे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके बारे में चर्चा हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो अगर आप मुझसे कहें कि सर ये जैसे अर्थ रोटेट करती है, क्या ये मॉलिक्यूल भी अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, ये रोटेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये ऊपर नीचे डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, लेकिन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। तो ये जो पॉइंट है आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हुए मत मानिएगा। जब ऐसी सिचुएशन होगी या ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टिकल है। मैं बात समझ गया आप? यस सर, यस सर। चलिए, तो मैं ये जो दूसरा वाला पॉइंट आपको बोल के लिखवाता हूं, लिखिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स have translational kinetic energy only. Ideal gas molecules have translational kinetic energy only. Translational kinetic energy only. अब जो एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जो आपने लिखी है वाली प्रॉपर्टी, डायग्राम में ऐसा कुछ दिखा दीजिए कि ये ऐसे 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 ट्रांसलेशन कर सकता है, और ऐसे एक डायग्राम दिखाइए, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाइए और बोल दिए नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है तो पूछ लीजिए। सर बोलिए। तो थोड़ा नेट इशू होता है, एक बार फिर से बता देंगे ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक। यस सर। ये कह रहे, देखिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैन डू ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, सो देयर काइनेटिक एनर्जी इज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ये ऐसे मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है ना, तो इसके पास स्पीड हो सकती है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, जैसे अर्थ है, अर्थ की एक रोटेशनल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। सन के तो चारों तरफ करती है, वो तो अलग ही है, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स अर्थ के टाइप का रोटेशन नहीं कर सकते कि अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनके पास केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, कि ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, इसलिए केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। थैंक यू सर। चलिए बच्चों, होपफुली सेकंड पॉइंट भी आपने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मोस्टली थ्योरी ही रहेगी, थोड़ी बहुत बीच में लास्ट टुवर्ड्स द एंड कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अगला, आइडियल गैस कैन नॉट बी। सर पॉइंट लिखना रहेगा सर, आखिरी पॉइंट। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, इसमें जो ट्रांसलेशन मोशन है केवल, तो उसमें सर हम केवल मोनोएटॉमिक कैसे कंसीडर करेंगे क्या? फिर से बोलिए। मोनोएटॉमिक? हाँ सर इसमें केवल मोनोएटॉमिक गैस ही कंसीडर करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, आपको ये पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल आप पढ़ रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। जैसे ये मॉलिक्यूल है,
एक दूसरा मॉलिक्यूल है, एक तीसरा मॉलिक्यूल है। अब इन हर एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर आप एक गैस पार्टिकल को देखेंगे तो इसका इस टाइप से रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक से ज्यादा ले लेंगे, जैसे डाई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया, तो फिर वहां पे चूंकि एक से ज्यादा है तो फिर उनके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाएगी, तो रोटेट करना शुरू कर देंगे। एक पार्टिकल का रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, 3 पार्टिकल्स हो गए तो फिर वो रोटेशन करना शुरू कर देंगे। लेकिन वहां पे भी अगर आप ये सोचें कि ये वाला पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक गैस मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, उसको एक से ज्यादा चाहिए होंगे, डाई एटॉमिक चाहिए होंगे, ट्राई एटॉमिक चाहिए होंगे, ठीक है। डन सर। चलिए, बच्चों कह रहा है कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज जीरो। अगर देखिए काफी अच्छा पॉइंट है, और एक्सप्लेन अगर आप में से कोई करना चाहे कि सर ये इस पॉइंट का ये मतलब है, इस वजह से लिक्विफाइड नहीं हो सकता, ये क्या कहना चाहते हैं? सर इसमें ये कह रहा है क्योंकि जो कि पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं, पास पास आते हैं, उनके पास पास आने से गैस वो लिक्विड बन जाती है। जितनी डिस्टेंस कम होगी तो लिक्विड बन जाएंगे, लेकिन चूंकि इनके अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो पार्टिकल पास पास नहीं आएंगे और बहुत दूर दूर रहेंगे, तो इस लिहाज से जो है कभी भी जो है लिक्विड में नहीं बदल सकता। ठीक है, देखिए बच्चों जो लिक्विड स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट के कंपैरेटिवली उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और लिक्विड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सॉलिड में, ठीक है। तो गैस जब वाटर वेपर फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में है तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड में उससे ज्यादा, वाटर फेज में ज्यादा और आइस फेज में सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा जीरो ही है, आप कितना भी प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी कर लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ ही नहीं सकते। तो जो गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आप कितना भी प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगे ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगे तो लिक्विड स्टेट आएगी नहीं और फिर सॉलिड स्टेट नहीं आएगी। तो इसीलिए बोला गया है कि आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज जीरो। लिखिए बच्चों ये वाला पॉइंट, आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड ideal gas can never be liquefied ideal gas can never be liquefied due to zero intermolecular forces, due to zero intermolecular forces, due to zero intermolecular forces। डन सर। ठीक, अगला पॉइंट बच्चों समझा रहा हूं और थोड़ा सा समझते हैं फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने इस पे अभी जस्ट डिस्कशन किया, लेकिन फिर से समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो, है ना। किसी भी आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। सर रीजन क्या है, क्यों जीरो है? अभी जैसे मैंने बताया, आप में से कोई बताना चाहेगा बच्चों क्यों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जीरो होता है? क्या वजह है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस? क्योंकि हमने पार्टिकल ऑफ गैस को नेग्लिजिबल मान लिया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए जीरो होता है सर। हाँ, दो पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे क्योंकि मैग्नेट्स भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। आप कभी भी जिन पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। जब फोर्सेस ही नहीं लगेंगे तो वर्क डन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है, अब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में बंद है,
पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती है, तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी गैस पार्टिकल्स के पास, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज परफेक्टली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इसमें भी ट्रांसलेशन, रोटेशन नहीं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो गैस पार्टिकल की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सारी इंटरनल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ना प्रेशर, वॉल्यूम, किसी चीज पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर। तो जब तक आप टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज नहीं होगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, तेजी से मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए। In ideal gas, in ideal gas, potential energy, in ideal gas, potential energy in ideal gas, potential energy is zero in ideal gas potential energy is zero because of no intermolecular forces, because of no intermolecular forces, because of no intermolecular forces. Hence internal energy, hence internal energy hence internal energy internal energy is in the form of, hence internal energy is in the form of, hence internal energy is in the form of kinetic energy only, kinetic energy only। उसी पॉइंट में बच्चों बस लाइन चेंज करके लिखिएगा, पॉइंट सेम रहेगा, बस लाइन चेंज कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ kinetic energy of ideal gas molecule, kinetic energy of ideal gas molecule kinetic energy of ideal gas molecule is directly proportional to kinetic energy of ideal gas molecule is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature,
डन सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो बच्चों लिखा हुआ है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ई ट्रांसलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ सब्सटेंस। देखिए दो ही टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक। चूंकि पोटेंशियल जीरो है क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं है, तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने सब मेंशन किया है। अगला पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट डज नॉट चेंज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ना सीपी और सीवी की वैल्यूज, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होंगी टेम्परेचर के साथ। जैसे हम लोग सीवी की वैल्यू पढ़ते हैं, मान लीजिए कुछ सीपी की वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सीपी और सीवी किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट वैल्यू और चेंज नहीं होंगी टेम्परेचर के साथ। लिख लीजिए इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी specific heat capacity is always constant is always constant specific heat capacity is always constant specific heat capacity is always constant specific heat capacity always constant and does not depend on temperature and does not depend on temperature. Does not depend on temperature. बच्चों जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं वो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी प्रॉपर्टीज में से एक ये प्रॉपर्टी है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर दिमाग में रखिए। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस से कोई सवाल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपको दे देंगे कि एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। चार ऑप्शन, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, ऐसे करके चार ऑप्शन बनेंगे। तो मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। बोला जा रहा है ऑल रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। ठीक है, तो ये वैसे पॉइंट आप चाहें तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप में से कोई चाहे कि ऐसा क्या हो जाता है कि रियल गैसेस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं रियल गैसेस। आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इस पॉइंट को? तो बताएं सर। हाँ बताइए सर। जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस वक्त जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो उनके दरमियान का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल जब प्रेशर कम होता है इस तरीके से, तो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो उस वक्त जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। एब्सोल्युटली। देखिए जब आप टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे और प्रेशर कम रखेंगे, मतलब एक तरह से आप समझिए कि वॉल्यूम है, प्रेशर कम है, तो गैसेस के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना पॉसिबल दूर हो सकते हैं उतना दूर दूर है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्ट करते हैं रियल गैसेस में, लेकिन वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना पास में होंगे उतना इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होंगे, जितना दूर होंगे उतना इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम होंगे। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं। इस वजह से इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम हो जाते हैं, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम हुए इसका मतलब आइडियल गैस की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, तब रियल गैस ऑलमोस्ट परफेक्ट गैस या आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो मैं ये पॉइंट लिखवाता हूं, लिखिए रियल गैसेस रियल गैसेस ये पॉइंट समझ नहीं आया मुझे। behave as real gases behave as ideal gas
real gases behave as ideal gas at high temperature comma low pressure, high temperature, low pressure, high temperature, low pressure and low density, high temperature, low pressure and low density. Real gases behave as ideal gas at high temperature, low pressure and low density. चलिए अगला पॉइंट बच्चों समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। तो अगले पॉइंट में बोला गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव पॉइंट मास। पॉइंट मास बच्चों जिनके पास कोई खुद का वॉल्यूम नहीं है, बस ये पॉइंट मास मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम या बहुत कम स्पेस घेरते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स हैव पॉइंट मास एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम, खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, एंड वेलोसिटी इज वेरी हाई 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है। दैट इज वाई देर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम, है ना, इसी वजह से इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें से सारे पॉइंट बच्चों हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो गैस मॉलिक्यूल का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है ना, जो पहला पॉइंट लिखा था कि खुद का वॉल्यूम कंटेनर के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल है, तो पॉइंट मास है, खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं है और स्पीड बहुत तेज है 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसीलिए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसीडर नहीं करते हैं। हालांकि अगर आइडियल सिचुएशन देखा जाए कि गैस मॉलिक्यूल बच्चों यहां मान लो है, कंटेनर की दीवार यहां है, तो एक्चुअल में इसको ऐसा कुछ जाके ट्रेवल करके टकराना चाहिए, पर जो डेविएशन है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। मतलब आप ये मान लो जैसे यहां पे टकरा रहा है और ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से यहां पे टकराता, तो ये जो दूरी है ये बहुत नेग्लिजिबल होती है। कारण क्या है? क्योंकि इतनी तेज स्पीड होता है कि ऑलमोस्ट जाके यहीं पे टकराता है, बिल्कुल जाके यहीं पे टकराएगा। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई स्पीड। लिख लीजिए बच्चों, इसको मैं लिखवा देता हूं। मॉलिक्यूल्स occupy negligible volume अगला पॉइंट लिखिए, पहला ये वाला पॉइंट कल इतना ही, मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू देयर हाई स्पीड due to their high speed effect of gravity is ignored. Due to their high speed, effect of gravity is ignored. Due to their high speed, effect of gravity is ignored.
चलिए बच्चों अगली हेडिंग डालिए, गैस लॉज। अगली मेन हेडिंग पड़ेगी गैस लॉज। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा पहले, फिर एक एक करके तीनों के बारे में लिख लेंगे। तो चलिए, ये 3 लॉज हैं बच्चों, चार्ल्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ। अब चलिए मुझे थोड़ा सा आप लोग बच्चों मदद करिए, बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा बताइए मुझे, किसी को पता हो अगर बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है और कैसे स्टेटमेंट देते हैं बॉयल्स लॉ? टेम्परेचर सर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वेरी गुड। और क्या बोल पाते हैं फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से? प्रेशर P1 V1 बराबर P2 V2। हाँ, P1 V1 बराबर P2 V2, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अच्छा, चार्ल्स लॉ में बच्चों क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है सर, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हम लोग इसमें यहाँ पे क्या बोल पाते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैलुसैक्स लॉ में बच्चों क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम सर। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्युटली। अब यही 3 लॉज हैं, लिखिएगा नहीं बच्चों, मैं अलग अलग आपको बॉयल्स लॉ लिखवाऊंगा, कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, चार्ल्स लॉ लिखेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे, गैलुसैक्स लॉ लिखेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए, इन तीनों लॉज की मदद से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिख पाते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाए तो एटलीस्ट देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो पीवी बराबर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर कभी कंफ्यूज हो तो ये 3 लॉज हैं, उनको मिला के हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। चलिए बच्चों, तो आप P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, ये तो सारे जानते हैं। N का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। और R क्या होता है? व्हाट इज R? गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बिल्कुल। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देखिए, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी होंगी, है ना। एक यूनिट है जो SI यूनिट में इसकी वैल्यू अगर बता पाए आप लोग, 8.314 बिल्कुल। अभी जो 8.314 R की वैल्यू है, ये SI यूनिट्स में है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बच्चों फिजिक्स में सॉल्व करें, जैसे केमिस्ट्री में तो आप लीटर ATM और बहुत डिफरेंट यूनिट्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में केवल आपको एक याद रखना है, 8.314। और यही वाली वैल्यू आपको बस यहां ध्यान रखिए कि जैसे आप 8.314 यूज कर रहे हैं, तो बच्चों ये मुझे बताइए, जैसे आप 8.314 आप R की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो प्रेशर किस में लिखा जाएगा अगर ये वैल्यू यूज करना है? 1 पास्कल। प्रेशर लिखा जाएगा बच्चों पास्कल में। पास्कल। वॉल्यूम किस में लिखा जाएगा अगर आप R की वैल्यू 8.314? लीटर सर, 1 मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में। लीटर में मत करिएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखिएगा। मीटर क्यूब वॉल्यूम की SI यूनिट है। चूंकि ये SI यूनिट है तो आपको प्रेशर पास्कल में लिखना है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम जाएगा मीटर क्यूब में। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R तो 8.314, और टेम्परेचर किस में रखेंगे फिर? केल्विन सर, केल्विन में टेम्परेचर रखिएगा। ठीक है, तो ये पास्कल में, ये मीटर क्यूब में, ये नंबर ऑफ मोल, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी शायद पढ़ चुके होंगे तो डिफरेंट रहते हैं, हम केवल एक यूनिट यूज करेंगे 8.314 और सारे SI यूनिट में रखेंगे प्रेशर पास्कल, वॉल्यूम मीटर क्यूब, R की वैल्यू 8.314, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर केल्विन। चलिए, तो ये बच्चों है डिस्कशन। अब एक एक करके इनके बारे में लिखना है। हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ। मुझे लिखवाया वो लिखना है। क्या क्या क्या? पीछे जो लिखवाया नहीं, कुछ नहीं लिखना, वो मैं एक एक करके आपको जो मैंने पिछले बोला है वो सब कुछ लिखाऊंगा एक एक करके। हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ।
अब बच्चों इसमें बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature ऐसा लिख लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये लिखने के बाद बच्चों ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों ग्राफ आपके नोट्स में होने चाहिए। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, पीवी का वॉल्यूम के साथ ग्राफ, पीवी का प्रेशर के साथ ग्राफ। बच्चों अगर हो जाए तो बताइएगा। बच्चों वैसे ये थोड़ा सा मुझे आप में से अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि जैसे हम लोग वॉल्यूम यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं तो ये पीवी का प्रोडक्ट नहीं बढ़ जाएगा? जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ये क्यों ऐसे स्ट्रेट लाइन लिख दिया है? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो पीवी का प्रोडक्ट भी तो बढ़ता जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं लाइन सर, कांस्टेंट कांस्टेंट है, रहेगा। प्रेशर घटता जाएगा सर, प्रेशर घटता प्रेशर जाएगा। घटता जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे yes, तो प्रेशर घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, सच दैट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे पीवी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम घटता जाएगा उसी रेशियो में। अगला लिख रहा हूं बच्चों, अगला सर लिखिए लिखिए लिखिए। जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, चार्ल्स लॉ। अगली हेडिंग डाल दीजिए, चार्ल्स लॉ। बच्चों बस इसमें आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन करना, कोई जरूरत नहीं 1% भी। ये आप लास्ट वाली लाइन लिख लीजिए बस, ऊपर कुछ भी लाइन नहीं लिखना है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर मास, ऑब्वियसली हम लोग मानेंगे कि मास चेंज नहीं हो रहा है, मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। लास्ट वाली लाइन लिखिए, ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। डन सर। ठीक है, अच्छा जो ये थोड़ा सा अगर आपको कोई बताना चाहे कि जैसे ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जैसे पहला वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 होगा, इसका कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि वॉल्यूम 0 होगा? क्या क्या वजह है, कोई बताना चाहेगा? सर जीरो, सर जीरो डिग्री का मोशन बंद हो जाएगा सर। नहीं होगा सर। पार्टिकल्स सर का जीरो मोशन नहीं कैल्विन होगा। पर सर जीरो कैल्विन पे पार्टिकल का मोशन जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जो है हाँ हाँ, पार्टिकल जो है बहुत करीब करीब पास पास आ जाएंगे, ओके, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो जाएगा सर। नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप कंटेनर में मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स है और रैंडमली मूव कर रहे हैं, आपने टेम्परेचर 0 किया तो हम मान लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आके सेटल हो जाएंगे। ग्रेविटी क्योंकि फिर फोर्स लगाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, टेम्परेचर 0 कर देंगे तो सारे सेटल हो जाएंगे। और गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ये केवल ऐसे ग्राउंड पे रहेंगे, कुछ भी वॉल्यूम, सारा स्पेस अवेलेबल है, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0। ये दोनों ग्राफ भी प्लॉट कर लीजिए, v by t विद वॉल्यूम, v by t विद टेम्परेचर। कर लिया सर। अगली हेडिंग डालिए, गेलू-सैक्स लॉ। इसमें भी सेम काम करना है बच्चों, हेडिंग डाल के आपको बस ये लास्ट वाली लाइन लिख लेनी है। सर स्लाइड पीछे कर दो। ओके, चलिए ये लिख लीजिए, मैं एक दो लाइन जितना भी आपका रह गया उतना छोड़ के फिर मैं पिछली स्लाइड लगाता हूँ, नोट कर लीजिए।
पूरी लाइन मत लिखिएगा, लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखना है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ मास एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सर स्लाइड बैक कर दूं? बिल्कुल कर दूंगा, आप बस ये लिख लीजिए, मैं लगाता हूँ स्लाइड। जितना आपका रह गया 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, ये लिख लीजिए, मैं पिछली स्लाइड लगा दूंगा। इसमें अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे बच्चों, पहला वाला ग्राफ, टेम्परेचर 0 होने पे प्रेशर क्यों 0 हो जा रहा है? सर प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर टेम्परेचर के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर 0 कर देंगे तो प्रेशर हो ही जाएगा। पर हो क्या रहा होगा, टेम्परेचर 0 करने पे ऐसा क्या हो जा रहा होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर ही लगाना बंद कर देंगे कंटेनर पर मॉलिक्यूलर मोशन 0 हो गया। मॉलिक्यूलर सर मोशन मूविंग 0 पार्टिकल, सर गैस के मूविंग पार्टिकल प्रेशर लगाते हैं जब उस पर जी। टकराते हैं, लेकिन जब उसका जब टेम्परेचर 0 हो गया तो उनका मोशन भी 0 हो गया, बिल्कुल मोशन 0 हो गया तो प्रेशर भी 0 हो गया, तो कोई ठीक टकराएंगे नहीं। ठीक ठीक। सर देखिए बच्चों क्या होता है ना, प्रेशर का मैं थोड़ा सा बताता हूँ, हालांकि जो पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस है उसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। होता क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, रैंडम मूव करते हैं और वो जा जाके बार बार टकराते हैं जो कंटेनर की वॉल्स है उनकी, तो जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम से जाके टकराते हैं और ये मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं दीवार पे, ठीक है, बार बार जाके लगातार टकराएंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। उस मोमेंटम की वजह से कंटेनर की दीवार पे आता है फोर्स और उस फोर्स की वजह से आता है प्रेशर। जब टेम्परेचर 0 होगा इनका मोशन ही बंद हो जाएगा, जाके टकराएंगे नहीं कंटेनर की दीवार से, तो फोर्स नहीं लगाएंगे तो प्रेशर नहीं आएगा। इसी वजह से 0 केल्विन टेम्परेचर पे प्रेशर 0 है। बच्चों अगर ग्राफ प्लॉट हो गए हो, सब लिख लिया हो तो बताइएगा, फिर अगला करेंगे। सर हो गया, सर हो गया। ठीक ठीक। बच्चों मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड, कुछ लोग पिछली वाली स्लाइड नहीं लिख पाए थे वो देख लीजिए। सर हो गया था। ठीक, किसी का अगर रह गया हो ये स्लाइड का तो लिख लीजिए। जो लोग सब कुछ लिख चुके हैं बच्चों, अगली हेडिंग डाल लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन। सर अगली हेडिंग अगर सब कुछ लिख लिया आपने, आइडियल गैस इक्वेशन। हो गया सर। ठीक हो गया सर। ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों आप लोग को लिखना है PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और हर एक टर्म को डिफाइन करना है। P प्रेशर हमेशा लिखा जाएगा पास्कल में, V वॉल्यूम हमेशा लिखा जाएगा मीटर क्यूब में, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ली जाएगी 8.314 या 8.3 जैसा सवाल में दिया रहे। सर इसके बाद एक बार स्लाइड बैक कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। N लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, T लिखा जाएगा टेम्परेचर, हमेशा केल्विन में रखा जाएगा। बच्चों दो टर्म आप लोगों ने देखे होंगे, एक टर्म होता है STP और एक टर्म होता है NTP। तो पहले तो आप मुझे STP के लिए बता दीजिए कि हम लोग टेम्परेचर कितना कंसीडर करते हैं, प्रेशर कितना कंसीडर करते हैं। STP सर 100 डिग्री टेम्परेचर लिया जाता है, 100 डिग्री। और बच्चों और कोई कुछ बताना चाहे STP के लिए? 25 प्रेशर सर रूम टेम्परेचर। हाँ हाँ 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर STP के लिए 25 डिग्री, यस सर। ओके 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और प्रेशर कितना लेते हैं STP के लिए? 1 पास्कल, 1 atm। हाँ 1 ATM सर। बिल्कुल बच्चों, STP के लिए प्रेशर लेते हैं 1 ATM, इसी तरह से NTP के लिए भी प्रेशर लेते हैं 1 ATM। थोड़ा सा अगर आप लोग टेम्परेचर में STP के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस STP के लिए नहीं लेते हैं। STP के लिए अगर आप बताना चाहें कितना टेम्परेचर लेते हैं STP के लिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई बताना चाहे? 300 केल्विन। 298 केल्विन। 290 300 केल्विन।
स्टैंडर्ड 298 केल्विन। टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए तो कुछ 293 सर, हाँ 293 केल्विन। हाँ 293 या 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन लेते हैं एनटीपी के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नाम ही बता रहा है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर 1 atm। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अच्छा बच्चों, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो वॉल्यूम हमेशा 0 ही आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं सर नहीं, ये सही है बच्चों। सर, ये 0 केल्विन में होता है, 0 केल्विन केल्विन नहीं, में होता है ना। क्योंकि सर हाँ, हाँ, ऑक्सीजन रोज 0 केल्विन में होता है। हाँ वो 0 0 केल्विन केल्विन होता होगा। है, ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं 273 केल्विन है। अच्छा बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए मुझे बता दीजिए एसटीपी पे 1 मोल अगर मैं गैस लेता हूं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? एसटीपी पे 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। बिल्कुल बच्चों, एसटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 लीटर। सर ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं ले सकते? किसके लिए बेटा? एनटीपी देखिए लिखते हैं रूम टेम्परेचर के आसपास, लेकिन जनरली 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन ही लेते हैं। तो कहीं अगर आपके पास सवाल में आ जाए और वैल्यू नहीं बताए तो आप 293 केल्विन ले लीजिएगा। वैसे बताएंगे बट नहीं बताते तो आप 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन लीजिएगा। एसटीपी के लिए बिल्कुल फिक्स है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ही लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें आप लोगों ने लीटर में बताया है, अब हमारे पास तो एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो मैं क्या करूं कि ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए? कुछ अगर आप मदद कर दे मेरी इसमें। 22.4 लीटर है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए? कोई बताना चाहे अगर। सर 1000 से डिवाइड कर देंगे सर इसको। 1000 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल। इसी को लिखा जा सकता है 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, लिख लीजिए। तो एसटीपी एनटीपी बच्चों आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अच्छा बच्चों, एनटीपी पे भी अगर हम लोग 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालें तो क्या वो 22.4 लीटर ही आएगा या उससे ज्यादा आएगा, कम आएगा? 27 शायद कुछ आता है, 22.7 ऐसे कुछ। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा आएगा बच्चों। कारण क्या है? क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। 273 से आप टेम्परेचर को 293 ले जा रहे हैं, हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बढ़ा है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और ये अप्रॉक्स बच्चों 24 लीटर आता है। ठीक है, अप्रॉक्स 24 लीटर आता है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 24 लीटर एनटीपी पे आपको मिल जाएगा। तो एसटीपी एनटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है। एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम याद होना चाहिए। एनटीपी पे ठीक है, एनटीपी पे नहीं याद रहेगा तो भी चल जाएगा, पर एसटीपी का याद रहना चाहिए 22.4 लीटर या 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। डन सर। ठीक, एसटीपी एनटीपी कंडीशन बच्चों याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। डन सर। ठीक, काफी थ्योरी हो गई बच्चों, अब थोड़े से कुछ सवाल पढ़ेंगे, करेंगे हम लोग जितना पढ़ा है, जो समझा है उसी के बेसिस पे। किसी का कुछ रह गया था तो लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करोगे लास्ट में? किसका बेटा? सर जो कल हुआ था। हाँ हाँ, पूछ लीजिएगा आपको अगर किसी सवाल सर में ऐसा क्वेश्चन लगता है कि कराइए। हमें नहीं। मैं एक सवाल इस पे ले लेता हूँ। यस ठीक है सर। सर, थैंक यू सर। तो सबका आंसर आना चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है, आइडियल गैस इक्वेशन के अलावा और कुछ नहीं लगेगा।
22.4 है। यूनिट क्या आएगी भाई? 5.4। सर 2.5 ATM। सर 2.5 ATM आ रहा है। यस सर 2.5 ATM। 2.5 ATM। सर 2.58 है। ठीक सर मेरा तो 2.5 आ रहा है। ठीक 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 है, वही बात है। What Sir, pressure ढाई। is needed to do this if the temperature is kept constant? पर जो temperature kept constant, तो ये कौन से लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा? temperature kept constant, Boyle's law। बॉयल्स लॉ। या नहीं Yes. भी, जैसे आपको सवाल में तो मैटर नहीं करता, लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कभी पूछ लिया जाए तो PV बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2 रखेंगे। तो पहले प्रेशर 2 ATM है, वॉल्यूम 500 है, बाद में वॉल्यूम हो गया है 400, और बाद में आपसे प्रेशर पूछा गया है। हेलो। तो बोलिए बोलिए। तो प्रेशर आ जाएगा बच्चों 5/2 यानी 2.5 ATM। ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे, जो पहले गिवन वैल्यूज हैं और बाद में गिवन वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा 2.5 ATM। चलिए बच्चों, अगला सवाल। सर यही आया था। गुड। कुछ और सवाल करते हैं बच्चों इसी आइडियल गैस इक्वेशन पे ही बेस्ड। ये देखिए एक और Yes, सवाल। sir. बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज नहीं किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि क्या सही है। सर इस क्वेश्चन के बाद बैक थ्रेड कर देना। आपका क्या रह गया है मुझे बताइए, मैं लिख देता हूं। मैंने बस इतना ही लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर बी ऑप्शन। ठीक है 900। तो बी आ रहा है। ठीक है। बी ऑप्शन। हाँ बस इतना लिखा था भाई मैंने पिछले सवाल में, तो आप यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देना 400। सेकंड ऑप्शन आ रहा है बच्चों सबका इसका। सर बी। यस सर। ओके सर बी ऑप्शन। ठीक है। तो बच्चों इस सवाल में जैसे बोला गया कि बलून कंटेन्स 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट है ना, गैस की क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मतलब पीवी बराबर पीवी अपॉन आरटी बराबर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पीवी अपॉन आरटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बचेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसलिए पीवी अपॉन आरटी कांस्टेंट रहेगा। अब पहला प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं ले लेता हूँ 10 के पावर 5 प्रेशर। वॉल्यूम पहले दे रखा है 500 मीटर क्यूब, एसआई यूनिट में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे, और टेम्परेचर बोला गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं 27 रख के सॉल्व कर दूंगा गड़बड़ हो जाएगा। कितना रखा है बच्चों आपने यहाँ पे टेम्परेचर की जगह? 300 सर, 300। 300। बाद में पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम एट -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, अब दोनों एटमॉस्फेयर में बच्चों तो नहीं चेंज करते तो भी काम चल जाता। वॉल्यूम हमसे सवाल में पूछा गया है और टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना रख देंगे बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से? 270। बिल्कुल। अब जो कैंसिल हो रहा है बच्चों आप कैंसिल कर दीजिए, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आर भी रहेगा, आर कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.5। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे बच्चों 10, 3 से कैंसिल करेंगे 90, 900 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी बच्चों ये सही होगा, मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर क्यूब है ये। ठीक है, 900 मीटर क्यूब आंसर आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सवाल में केवल एक फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसके अलावा कोई चीज नहीं है।
तो कभी भी आपके पास सवाल हो तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, क्या निकालना है ना। और हालांकि सवाल पढ़ के हमें समझ में क्लियरली नहीं दिया कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो सेंस थोड़ा सा बनना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। सर रुक जाइए। लिखिए लिखिए। कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत इग्नोर करिएगा। टेम्परेचर का कन्वर्जन, बच्चों एक और सवाल कर लिया जाए। यस सर। चलिए देखिए जरा। तो इसका क्या आप आंसर करेंगे और क्यों करेंगे, दोनों चीजें समझाना है। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सर बाकी बच्चों जिसका भी जो सेकंड भी The first option. फर्स्ट First. ऑप्शन। ओके यस सर। ठीक है। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन। स्लोप। The सेकंड first. सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ठीक है। चलिए बताना चाहे बच्चों आप में से कोई कि कैसे आप Yes, लोग sir, yes. मतलब क्या अप्रोच है। हाँ The V upon T का slope पहले- inversely T option. proportional होता है 1 by P के। सर पहले हमने सर एक स्ट्रेट लाइन खींची, D option. वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन खींची, इसका मतलब ये कांस्टेंट option टेम्परेचर सही कांस्टेंट होगा। हो गया। फिर उसके बाद में जो है हमने सर वॉल्यूम का और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन लगा दिया। तो क्योंकि V जब by pressure T का ज्यादा होगा slope तो वॉल्यूम inversely कम होगा। proportional होता है pressure के। ठीक है, सर क्योंकि सर, ये P2 option। बजाय प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं, प्रेशर कम होगा P2 का। ठीक सर है। जिसका हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम जिसका थीटा ज्यादा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा। मतलब स्लोप से। स्लोप से सोचा सर ये आपने, ठीक है, ऑप्शन। ठीक है। बच्चों इसका करने का देखिए, डी जैसे ऑप्शन आप सर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। उसका कारण क्या है कि पीवी बराबर हो गया एनआरटी, है ना। अब जैसे मैं इस वाले ग्राफ की बात करता हूँ, केवल इसकी, तो इसमें देखिए प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट, है ना। P1 प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बच्चों देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसका जो स्लोप होगा, देखिएगा बच्चों, जो स्लोप होगा वो nr अपॉन p टाइम्स t होगा। यानी ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो चीज है, ये स्लोप बताता है, ठीक है। तो स्लोप अगर आप देखेंगे तो nr अपॉन p है, ठीक है। अब स्लोप nr अपॉन p है, इसका मतलब जिस लाइन का स्लोप और p में जो इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट, तो जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो स्लोप कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो दो P1 और P2 है, P2 का स्लोप ज्यादा है इसलिए P2 की वैल्यू कम होगी, P1 का स्लोप कम है इसलिए P1 की वैल्यू ज्यादा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो बच्चों ए ऑप्शन मेरे हिसाब से आएगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अगर आपने स्लोप से सोचा तो मतलब आप सही ट्रैक पे थे, और फिर लास्ट में अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो ए ऑप्शन आएगा बच्चों, P1 ग्रेटर देन P2, जिसका स्लोप, So यही जिसका आ रहा था। हाँ प्रेशर ज्यादा स्लोप कम, तो चूंकि P2 का स्लोप ज्यादा है इसलिए P2 की वैल्यू कम होगी। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल। एक और कुछ बच्चों सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए किसी का अगर बाकी है फिर। हो गया सर। डन सर। मैंने P2 में समझ के कर लिया था। सर आज जल्दी छोड़ दीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? अभी तो थोड़ा 5 मिनट एक्सटेंड भी कर लेंगे, इसके बाद तो आप लोगों की क्लास भी नहीं है और पेपर भी कल ही हुआ है, तो कुछ घर जाने का तो कोई जल्दी है ही नहीं। काफी सारे सवाल हैं। थक गए। सर हम अरे मजाक करो, नहीं नहीं नहीं, कोई देर तक नहीं पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट जितना समय है उतना तो पढ़ लेते हैं ना हम लोग। सर प्लीज जल्दी छोड़ दीजिए। जल्दी छुट्टी मत करो सर। सर हमारी 3:30 से 5:30। जल्दी छुट्टी कर दो ना।
नहीं नहीं, सर। ऐसा मत डी करिए। आएगा। पढ़- सर पढ़- प्लीज सर 10 मिनट सर 10 मिनट बस नहीं होगा। 10 मिनट जल्दी प्लीज बस सर। ठीक, ठीक, ठीक। प्लीज सर ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। सर इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सर क्वेश्चन की वो बता सर, दीजिए 4:1 पेपर है, क्वेश्चन डी ऑप्शन है सही। ठीक है, मैं पेपर के सवाल डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा तो 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं गैस लॉस पे, फिर नहीं सर करेंगे। ऑप्शन डी हो जाए। कौन सा आंसर आ रहा है इसका? सर डी ऑप्शन। 4:1 सर option. डी ऑप्शन 4:1 आ रहा है। ठीक है, यस सर। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन डी ऑप्शन थैंक यू सर। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इन बाय ए टू नंबर ऑफ मोल्स इन बी, ठीक है, तो ये आपको कंपेयर करना है। तो आप पीवी अपॉन आरटी, ठीक है, दोनों के लिए लिखेंगे। तो प्रेशर पहले का बोला जा रहा है, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर ऑफ जार ए। ठीक है, तो पहले वाले में बच्चों सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं, पीवी अपॉन आरटी रख देते हैं। दूसरे में बोला है कि जार बी में प्रेशर 2p है, वॉल्यूम v/4 है और टेम्परेचर 2t है। R तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर 2t है। तो रेशियो बताना है, तो PV RT कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इन A टू नंबर ऑफ मोल्स इन B, ये बच्चों आपका बचेगा केवल आपके पास 1/, यहाँ 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4:1 आ जाएगा। Na:NB 4:1, ऑप्शन डी आंसर आएगा। चलिए, यस सर, मेरा सही था। गुड गुड। अगला सवाल बच्चों बहुत सिंपल है। लास्ट सर बैक स्लाइड करना। ओके, इसमें बच्चों ये बहुत सिंपल सवाल है, देखिए होने चाहिए। कुछ सवाल आपके इसी स्लाइड में मैं होमवर्क के फॉर्म में भी रख दूंगा आपका, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा गैस लॉस के। सर स्लाइड आगे करो। हाँ कर रहे नो हैं भाई। सर रुक जाइए भी। हाँ हाँ नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड लगाता हूँ। हो गया सर। ठीक, इसमें कुछ भी बच्चों अलग सा कुछ नहीं है, पीवी अपॉन आरटी है, जो पहले वाली वैल्यूज दी थी, बाद वाली वैल्यू सिंपल सब्स्टिट्यूट सर हो गया। हाँ हाँ हो गया सर, हो गया। हाँ हाँ हाँ। अगला सवाल, बच्चों ये सारे के सारे केल्विन में है, ठीक है। सी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। ए ऑप्शन। सी ऑप्शन सर बी ऑप्शन। एक सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन सर। सर बन रही है वैसे डिग्री। सर बी ऑप्शन। देख लो बच्चों, मुझे फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट सर ऑप्शन देख लिया। यस सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर 600 केल्विन होगा तो वही आंसर है सर, वरना सी है। एक्चुअली बच्चों ये Option थोड़ा सा B। यूनिट का इन्होंने गड़बड़ कर दिया, सारे आप केल्विन में ही मान लो यूनिट, तब आपके आंसर मैच करेंगे। वैसे भी तो कर रहा है first- सर, डिग्री सेल्सियस में भी कर रहा है। अगर डिग्री 600 सेल्सियस में भी कर 273 कर देंगे। सर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। आइए, 600 गैस इज एट 600 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो 27 डिग्री से वॉल्यूम इज डबल्ड, अगर वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो टेम्परेचर को भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी 300 केल्विन है, तो आपको टेम्परेचर डबल करना पड़ेगा, टी फाइनल हो जाएगा 600 केल्विन, ठीक है। अब अगर ये डिग्री सेल्सियस में, मतलब अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रहता तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते डिग्री सेल्सियस में, तो 600 में से 273 घटा देते तो 327 डिग्री सेल्सियस आ जाता। तो 327 डिग्री सेल्सियस, हाँ फिर सी ऑप्शन मैच कर जाता बच्चों। तो अगर हम लोग सर की यूनिट को नहीं चेंज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। पहली वाली तो चेंज करनी होगा तो है सर, पहली वाली सर? चेंज करनी पड़ेगी। एक सेकंड बच्चों, हमारा भी आया था सर। सर छोड़ दो अब, तो प्लीज छोड़ दीजिए। एक हाँ हाँ सर, ओके ओके, हाँ बच्चों सॉरी, चलिए हाँ, तो ये सर छुट्टी कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों चलिए जाइए, अब आप लोग जो किसी को डाउट है पेपर में और कुछ Thank you, डिस्कशन sir. करना चाहते सर हैं, इनको तो Thank टाइम you, पास sir. करने से Thank you, मतलब है, thank you. पढ़ा दो ना। सर नहीं, नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, क्यों बाय नहीं बाय पढ़ेंगे? सर। आप किसी को पेपर में डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी जिनका Yes, नहीं है वो जाइए। पूछता हूँ सर मैं सर एक बार। एक क्वेश्चन था थैंक यू सर, इसमें। थैंक यू। सर Thank मेरा you. भी एक क्वेश्चन है सर।
हाँ हाँ बोलिए। सर द क्वेश्चन था कि द हाइट अप टू विच वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब। हाँ हाँ ऑप्शन है कि मैक्सिमम व्हेन वाटर टेम्परेचर इज 4 डिग्री, हाँ मिनिमम व्हेन वाटर टेम्परेचर इज 4 डिग्री, ओके और मिनिमम व्हेन वाटर टेम्परेचर इज 0 डिग्री, और सेम Okay. और सेम एट ऑल टेम्परेचर। ओके ओके। तो आपका क्या तो- डाउट है उसमें? सर मैंने ये सोचा था कि एच का जो फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाई रो आर जी। हम्म। तो फिर आपने बताया था कि सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपने सरफेस टेंशन ओके ठीक है, हाँ आगे बोलिए। फिर, देखिए सरफेस टेंशन उससे ज्यादा बच्चों डेंसिटी से सोच पाएंगे, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस दिए थे उसमें शायद डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है, या टेम्परेचर केवल टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा। तो देखिए डेंसिटी बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी लीस्ट होती है, ठीक है yes, sir. है ना। तो 4 डिग्री से आप 4 डिग्री पे सॉरी मैक्सिमम होती है 4 हाँ, डिग्री पे। हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो हाइट मिनिमम हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन इसके हिसाब से होगा वो सही होगा। मतलब सरफेस टेंशन वाला क्यों नहीं लिया सर फिर? सर हाँ फॉर्मूले में वो तो आता ही है ना। हाँ बिल्कुल आता सर है। एक तो फिर उसको क्यों नहीं कंसिडर किया? मतलब मैंने ये डेंसिटी वाला ध्यान नहीं दिया था, तो फिर डायरेक्ट यही कर दिया, पर डेंसिटी वाला समझ आ गया मुझे। हाँ, हाँ, लेकिन सरफेस टेंशन वाला क्यों नहीं कंसिडर किया? ठीक है। देखिए सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, मैक्सिमम बताई थी या मिनिमम बताई थी? मेरा भी ध्यान मैक्सिमम बताई थी और सर, क्रिटिकल maximum, एंगल सर, पे मिनिमम maximum. बताई थी। मैक्सिमम zero बताई और थी। यस सर मैक्सिमम बताइए। अच्छा अच्छा यार, जो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है ना टेम्परेचर के साथ, उतना अप्रिशिएबल चेंज टेम्परेचर के साथ मतलब नहीं होता है। वो तो ठीक है आसपास कंपेयर कर लिया, पर हाँ हमें डेंसिटी पे काफी सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है, इस वजह से उसको कंसीडर करेंगे। सरफेस टेंशन पे उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। बाकी आपका डाउट अच्छा है, मैं आपको विद डेटा और थोड़ा सा, मुझे अभी वैल्यूज एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन इसमें अप्रिशिएबल चेंज सरफेस टेंशन के साथ होता नहीं है, इसमें अप्रिशिएबल चेंज होता है। इसलिए इससे हम लोग ये वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा। इसमें वेरिएशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं आपको डेटा अगली क्लास में बता दूंगा किस तरह से चेंज होता है, बट ये डिस्कशन होगा पेपर का कल। ये सिग्निफिकेंट चेंज है, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। हाँ क्या कह रहे थे? ओके सर। सर डिस्कशन होगा कल पेपर का। आप चाहोगे तो कर दूंगा मैं, अभी कुछ सर बस डाउट है कुछ तो ही अभी पूछ। क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। आप बेटा डाउट पूछ लेंगे क्या कि आपको क्या नहीं समझ में आता उसमें? सर हाँ हाँ सर एक चीज बताइए सर, आपने इसमें वो वाला लगाया था सर मैंने, जैसे कैपिलरी ट्यूब वाला कि कोस थीटा वाला कि 90 और 30 की कांटेक्ट में एंगल होगा, तो हाँ 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 इस हिसाब से। पर सर इस- कुछ समझ में नहीं आया फिर सर उसके बाद। इस सवाल के लिए या 8वें वाले के लिए? क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में ठीक है सर। बस एक सेकंड दीजिए, मैं निकालता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन द विक ऑफ अ लैम्प। मतलब वो बच्चों ये जैसे आप केरोसिन ऑयल क्यों चढ़ता है, आप जैसे हम लोग कई बार धागा या कुछ कपड़े का बना के रख देते हैं, तो केरोसिन ऑयल उस कपड़े से ऊपर चढ़ के फिर यहाँ पे आगे जो है आग में जलता है। तो पूछा है कि क्यों जलता है? ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑफ विक अट्रैक्ट्स द ऑयल, बिकॉज विक डिक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल, ड्यू टू कैपिलरीज फॉर्म्ड इन द विक। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा बेटा इसमें। अब डाउट पूछिए आपकी, क्यों, आपका क्या थॉट प्रोसेस था? मैंने इसका उल्टा सोचा था सर कि एंगल वाला सोच लिया था सर, इसमें कांटेक्ट सरफेस ये ऐसे सर। अच्छा तो लेकिन कांटेक्ट एंगल से बेटा आप फिर प्रूव क्या कर पाते? मतलब ठीक है कांटेक्ट हाँ सर एंगल वो ये थोड़ा गलती हो गया सर ये तो। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे सरफेस टेंशन जैसे रूट से पानी लीव्स तक जाते हैं, वैसे ही ऑयल ये सब दिया जलता है या जो भी आपका लैंटर्न है वो सब इसी कॉन्सेप्ट से है। ठीक है ओके सर, थैंक और कोई कुछ पूछना चाहेगा बच्चों? किसी को कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए एक बार। 14 यस सर। हाँ ठीक है, बताइए बेटा डाउट बताइए। इसमें 4 पीस है सर हाँ। सर इसमें सर आंसर वाइट दे रखा है सर, येलो क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होनी चाहिए ना सर वाइट क्यों? विबग्योर देखिए बेटा,
जैसे आप हीट करते जाते हैं ना, मैंने आपको जब ये एग्जांपल दे रहा था तो मैंने बताया था कि जब आप हीट करते जाएंगे तो ब्लू की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पहले जब हीट करेंगे तो रेड, रेड से फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लूइश, और बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें से सारे वेवलेंथ के फोटॉन्स निकलने लगते हैं, है ना, हर वेवलेंथ के फोटॉन निकलने जाते हैं तो अल्टीमेटली व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो रेड से ब्लूइश की तरफ शिफ्ट होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सारे तरह के फोटॉन्स एमिट होंगे और व्हाइट कलर दिखेगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे सारे पॉसिबल वेवलेंथ्स के निकलते हैं तो पूरे सारे कलर्स का मिक्सचर व्हाइट। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, वैसे मैंने बताया था, याद रखिएगा इसको। और बताइए। चलिए ठीक है, अगर किसी को डाउट हो बच्चों तो कल भी पूछ लीजिएगा आप, मैं कल भी डिस्कशन कर दूंगा आप लोगों को क्वेश्चंस में, अगर किसी को कुछ डाउट है तो, या कुछ और अभी आप पूछने चाहते हैं तो मैं हूं, अगर कोई जैसे भी डाउट है जैसे जो हाँ। फिल्म रिंग होती है उसके 2 सरफेस लेते हैं सर। हाँ, फिल्म लिखा है तो 2 सरफेस आप कंसीडर करिए, फिल्म लिखा तो है सरफेस एनर्जी निकाल लेंगे तो 2 into मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, मतलब सरफेस टेंशन इंटू सरफेच एरिया इंटू 2, अगर फिल्म लिखा है तो 2 परत, आपको 2 लेयर कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, धन्यवाद बच्चों।